ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। शुरुआत उत्तर प्रदेश के पूर्व माफिया डॉन और विधायक से लेकर सांसद रह चुके अतीक अहमद, जिसके सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की आज मौत हो गई एक सड़क हादसे। अबान जेल में बंद अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था। झांसी के पास उसकी कार सड़क पर बने डिवाइडर से टकराई और उसी में उसकी मौत हो गई। अतीक के बेटे के साथ एक और शख्स की जान भी गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हुए। एक वक्त था जब अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में खौफ का दूसरा नाम था। अतीक अहमद के बेटे का इस हादसे से क्या संबंध रहा, कैसे हादसा हुआ, कैसे मौत हुई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। इन 2 तस्वीरों के दरमियान करीब 3 साल 4 महीने का अंतर है। पहली तस्वीर 15 अप्रैल 2023 की है, जब माफिया से सांसद बने अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और दूसरी तस्वीर आज यानी 6 अगस्त की है, जब अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। ये उसी कार की तस्वीर है जिसमें अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा सवार था। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना गंभीर होगा। एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी, और किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि हादसे की वजह ओवर स्पीड और डिसबैलेंस हो सकती है। यह हादसा सुबह 10:27 पर हुआ था। कार को अबान का साथी मोहम्मद जैद चला रहा था। अबान अहमद ड्राइवर के बगल वाली सीट पर था। अबान के साथ उसके दोस्त सोनू की भी मौत हो गई। अबान और सोनू ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। कार की पिछली सीट पर 3 लोग मौजूद थे। हादसे में 2 की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। अबान जो अपने भाई अली से मिलने के लिए झांसी के जेल में आ रहा था, तभी रास्ते में जो टूंस थाना क्षेत्र है उसमें खिल्ली गांव पड़ता है, वहां अचानक एक हादसा हुआ जिसमें सोनू और अतीक का बेटा अबान की मौत हो गई, और 3 उसके साथी हैं वो गंभीर जख्मी हो गए, जिनका इलाज झांसी के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। खास बात यह है कि अतीक के कुनबे में सिर्फ अबान ही बचा था, जो उसकी करोड़ों की संपत्ति और साम्राज्य की देखभाल कर रहा था, क्योंकि अतीक अहमद 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में हुए हमले में मारा गया। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है, उस पर 50,000 का इनाम घोषित है। अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर बिल्डर के अपहरण केस में लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद रंगदारी और हत्या के प्रयास मामले में नैनी सेंट्रल जेल में है। तीसरा बेटा असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था, एनकाउंटर में मारा गया। चौथा बेटा एजाम अहमद बाल सुधार गृह में था, बाद में उसे बुआ को सौंप दिया गया। सबसे छोटा बेटा अबान अहमद आज झांसी में कार एक्सीडेंट के दौरान मारा गया। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा थी। कहा यह जा रहा है, जो पुलिस बता रही है, ये बता रही है कि 140 की गति से की रफ्तार से जो गाड़ी है वो चल रही थी, और इतनी स्पीड में जो हाईवे है उस पर कोई जानवर सामने आ गया। उसके बाद गाड़ी इनबैलेंस होती है, गाड़ी टकरा के पूरी तरीके से गाड़ी पलट जाती है, और उसके बाद जो है ये पूरा जो हादसा है वो होता है। वहीं अबान की मौत पर जमात इस्लामी हिंद ने सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। जांच होनी चाहिए और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब दिए जाने चाहिए। तो ये तो एक जांच का विषय है और इसके तमाम पहलुओं पर गौर होनी चाहिए कि ये वाकई एक नेचुरल एक्सीडेंट है या कुछ और चीज़ है। तो जांच के बाद ही कोई राय कायम करनी चाहिए। फिलहाल अबान अहमद की मौत के कारणों की जांच की जा रही है, मगर इस बीच पूरे सूबे में एक बात जरूर गूंज रही है कि जिस अतीक अहमद के खौफ से पूरा यूपी थर्राता था, आज उसके खानदान के लोगों की या तो खौफनाक मौत हो चुकी है, या वो जेल में हैं या फरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में माफिया अतीक के खौफ का साम्राज्य कैसे डाया गया, वो तारीख ब तारीख बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आज से 21 साल पहले की घटना। 25 जनवरी 2005 बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या की गई। 24 फरवरी 2023 को राजू पाल मर्डर के गवाह उमेश पाल की हत्या की गई। ये 2 बेंचमार्क अपराध रहे। 13 अप्रैल 2023 को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ। उसके बाद 15 अप्रैल को उसको सुपुर्द खाक करने के कुछ घंटे बाद अतीक अहमद का मर्डर हुआ।
यानी 3 साल 4 महीने के अंदर उसके 2 बेटों की मौत हो चुकी है, 2 बेटे जेल में कैद हैं, पत्नी फरार है और अतीक को भी सुपुर्दे खाक किया जा चुका है। गैंग पूरी तरीके से बिखर चुका है। इसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हैं। देश के राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही, ऐसा बताया जाता है। ये 2 तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। बंगाल में शुभेंदु सरकार का शोर मचाते लाउड स्पीकर्स पर एक्शन है, तो उत्तर प्रदेश में नियमों की अनदेखी करने वाले डीजे कांवड़ पर यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। यानी हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के लिए कायदे एक समान। और यही वजह कि पवित्र कांवड़ यात्रा में यूपी पुलिस योगी के आदेश को पूरा करने की मुहिम में है और इंची टेप लेकर के कांवड़ यात्रा में जा रहे डीजे की नपाई की जा रही है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। योगी राज में नियम कानून लाउड एंड क्लियर है। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। यूपी में हिंदू हो या मुसलमान, मुहर्रम हो या कावड़, नियम सबके लिए समान है। मुहर्रम में निकलने वाले ताजियों को लेकर कायदा कस दिया गया था। वहीं सावन में कावड़ यात्रा की शुरुआत से पहले नियम साफ कर दिए गए थे और अब यूपी के कावड़ रूट पर योगी फोर्स पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा मानकों को फॉलो करवा रही है। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश के बीच यूपी पुलिस इंच टेप लेकर निकली। मकसद उन कांवड़ डीजे पर कार्रवाई करना था जो योगी सरकार के तय मानकों की अनदेखी करने की भूल कर रहे थे। चाहे वो जनता है, चाहे डीजे है, चाहे तार है, चाहे खंभा है, चाहे पाइप है, सब 12 लोग। कावड़ यात्रा को लेकर जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाई गई हैं, जिससे कि लोगों को, जो कावड़ियां हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये आप देख पा रहे होंगे कि कावड़ रूट को लेकर, सभी रूट को लेकर यहाँ पर जो डाइवर्जन है वो यहाँ पर किया गया है। और 500 मीटर की दूरी पर भगवान महादेव का मंदिर है और यहीं पर जो कावड़ियां हैं वो जल चढ़ाने के लिए आते हैं। योगी राज में कावड़ यात्रा को लेकर नियम बिल्कुल स्पष्ट है। कावड़ियों को केवल प्रशासन द्वारा तय किए गए मार्गों का ही उपयोग करना होगा। भाला, त्रिशूल, तलवार या किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं है। डीजे या साउंड सिस्टम की ऊंचाई और चौड़ाई 10 से 12 फीट तक की गई है। लाउड स्पीकर और डीजे निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही बजाए जा सकेंगे। कांवड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंग करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई हो रही है, तो साथ ही हर शिव भक्त की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। योगी फोर्स एक तरफ कांवड़ियों पर फूल बरसा रही है तो नियमों की अनदेखी करने वालों को सावधान भी कर रही है। हादसों से बचने की चेतावनी भी दे रही है। आपका ये लोहे का ये है, इसको उतारिए, खोलिए, पाइप खोलो ऊपर से, इंसिडेंट हो जाएगा। बिजली के तार बहुत नीचे हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। की सुरक्षा के लिहाज से तो 24 घंटे हमारी पुलिस मुस्तैद है, तैनात है। और इसके अलावा सभी विभाग, जो बिजली विभाग है वो भी अपना देखरेख कर रहा है। कहीं कोई तार अगर लटकी हुई है उसे तुरंत टाइट किया जाता है। कंट्रोल रूम स्थापित है, उसमें सभी विभागों के नोडल अधिकारी बैठे हैं। सारी हमारी व्यवस्था बिल्कुल सुनिश्चित की जा रही है। यूपी में कांवड़ यात्रा में डीजे की ऊंचाई और आवाज पर एक्शन चल रहा है, तो वहीं बंगाल में शुभेंदु सरकार शोर मचाने वाले लाउड स्पीकर्स पर एक्शन ले रही है। मई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही सीएम शुभेंदु ने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकर्स के खिलाफ सख्ती की शुरुआत कर दी थी। स्पीकर आपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? सीएम शुभेंदु के ऐलान के बाद से ही बंगाल पुलिस ने मस्जिदों में जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने मस्जिद से जुड़े लोगों को समझाया और अब खुद ही लोगों ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारना शुरू भी कर दिया। सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, लेकिन बीजेपी फुल प्रूफ हैट्रिक प्लान के साथ मैदान में है। योगी टीम सियासी अखाड़े में विरोधियों को चित्त करने के साथ अलग अलग नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। बूथ सम्मेलन किया जा रहा है, किसान चौपाल की जा रही है,
तो कनेक्ट विद बीजेपी अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बना रहे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। कनेक्ट वर्सेस डिवाइड, यूपी में नई सियासी फाइट। ये लोग जिन्ना के अनुयायी है, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे। कनेक्ट कैंपेन, सीक्रेट सर्वे, डी के फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक और विपक्ष को मात देने के लिए टीम योगी एक साथ कई प्लान पर काम कर रही है। एक तरफ बीजेपी से वोटर को कनेक्ट करने की मुहिम शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चयन के लिए सीक्रेट सर्वे चल रहा है। वहीं दलित, किसान और युवाओं पर भी बीजेपी का फोकस है। 2027 के लिए कनेक्ट विद बीजेपी अभियान शुरू किया गया है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएगा। इस अभियान की कमान खुद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने संभाली है। कनेक्ट विद बीजेपी अभियान के जरिए सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा है। एक एक कार्यकर्ता के साथ 1-to-1 मुलाकात हो रही है, जिसकी फोटो भी सोशल मीडिया में शेयर की जा रही है। इसके अलावा जो कार्यकर्ता लंबे समय से पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है। पार्टी पदाधिकारी घर घर जा रहे हैं, साथ में भोजन कर एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए बूथ लेवल पर चौपाल लगाई जा रही है। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं का ज्वार लगातार अध्यक्ष जी की तरफ आकर्षित हो रहा है। सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, सबसे पूछते हैं। जिस जिले में जा रहे हैं वहां लोगों से मिल रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कहीं उससे सीधा संवाद हमारा कायम हुआ है। और इसी कारण आगामी 2027 के चुनाव में कार्यकर्ताओं में जो ये अध्यक्ष के आने के बाद संचार हुआ है, ये मुझे लगता है एक भारी विजय की तरफ आकर्षित करेगा। इस अभियान के तहत जहाँ पार्टी के पुराने और नए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, तो साथ ही उनकी राय भी ली जा रही है, ताकि कार्यकर्ता पार्टी से कनेक्ट रहे। इस अभियान के तहत तमाम कार्यकर्ताओं के साथ तस्वीरें ली जाएंगी। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया जाएगा। चूंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बीजेपी ये बेहतर तरीके से जानती है। इसीलिए कनेक्ट विद बीजेपी अभियान के तहत कार्यकर्ता सर्वोपरि का संदेश दिया जाएगा। सीएम योगी की रैलियों में बटोगे तो कटोगे का नारा खूब गूंजता रहा है, मगर अब बीजेपी ने इस नारे के साथ जमीन पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कैंपेन भी शुरू कर दिया है, जिससे विपक्ष की सेधमारी का कोई मौका न मिल पाए। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में एक तरफ बीजेपी कनेक्ट अभियान चला रही है, तो विपक्ष में फूट डालने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। योगी एंड टीम के टारगेट पर अब समाजवादी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस है, ताकि 27 का चुनाव त्रिकोणीय हो। यूपी में बीजेपी का नया प्लान क्या है, यह भी आपके सामने डिकोड करता हूं। क्या यूपी का चुनाव त्रिकोणीय होगा? क्या 2027 में बीजेपी के 2 प्रतिद्वंदी होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक यूपी के पिछले 2 चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही सीधी टक्कर देखने को मिली, मगर इस बार यूपी में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से भी हो सकता है। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश में नई रणनीति पर काम कर रही है। नए प्लान के तहत बीजेपी अब समाजवादी पार्टी की जगह कांग्रेस को अपना मेन टारगेट बना रही है। बीजेपी तिरंगा यात्रा, विभाजन विभीषिका दिवस, राम मंदिर और संत रविदास जयंती जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने एक सीक्रेट प्लान में बदलाव किया है। बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में सपा से ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर दिखाई पड़ रही है। बीजेपी की इस रणनीति से ये साफ हो चुका है कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपना चुकी है। माना जा रहा है कि इससे एसपी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में नंबर 1 विपक्षी पार्टी बनने की अंदरूनी होड़ शुरू हो सकती है। साथ ही बीजेपी के इस प्लान से कांग्रेस का हौसला बढ़ सकता है, जिसका असर सीट शेयरिंग पर देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने
जो दलितों को सम्मान दिया, दलितों को ही नहीं दलितों के महापुरुषों को सम्मान दिया, सर्व वर्ग को सम्मान दिया, सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ किया, निचले स्तर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया। सभी वर्गों का सम्मान अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, मगर अब तक इसका ऐलान नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस राम मंदिर चढ़ावा चोरी, केंद्र सरकार की नीतियों और छात्र आंदोलन के जरिए बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। जिनकी मंशा इस देश के संविधान को बदलने की है, तो ऐसे लोगों की मानसिकता दलित समाज अच्छे से समझता है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी लगातार दलितों को लेकर और संविधान को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के बहकावे में दलित समाज आने वाला नहीं है। बीजेपी की इस बदली रणनीति के पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजे हैं, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। मगर अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और एसपी को अलग अलग सियासी दांव से चुनावी मैदान में चित करना चाहती है, जिससे योगी की हैट्रिक में कोई कसर न रहे। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात संसद के मॉनसून सत्र की, जो विपक्ष के हंगामे के चलते धुलता दिखाई पड़ रहा है। ना लोकसभा चल पा रही है, ना राज्यसभा चल पा रही है। दोनों जगह विपक्षी सांसद दो मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं। पहला, राम मंदिर चंदा चोरी, दूसरा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों से हिंसा। इन दोनों मुद्दों ने दोनों सदनों में कामकाज को ठप कर दिया और देश के 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं। संसद के बाहर मानसून की बारिश में राहुल और प्रियंका गांधी भीगते हुए दिखे। दोनों भाई बहन भारी बरसात की परवाह किए बगैर किसी मुद्दे पर चर्चा करते नजर आए। मगर संसद के अंदर आज भी कोई चर्चा नहीं हुई। लोकसभा में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा और अमित शाह जवाब दो की नारेबाजी होती रही। हालांकि स्पीकर ने विपक्ष से संसद में गतिरोध दूर करने की अपील भी की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जो हाल लोकसभा का था, वही आलम राज्यसभा के अंदर देखने को मिला, जहां संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से गर्मागर्म बहस हो गई। दरअसल रिजिजू ने कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा के लिए कहा कि वो अभी हाल ही में संसद पहुंचे हैं, उन्हें पहले संसदीय नियमों का अध्ययन करना चाहिए। हर दिन खड़गे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है। बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन साहब और खड़गे साहब सेम चीज बोलते हैं। ये रिपीटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपोजिशन के लिए। और सर, कांग्रेस के ये नए सदस्य आए हैं, इनके नाम है पवन खेड़ा। इनका अभी मैडम स्पीच भी नहीं हुआ, अभी सदन में मैडम स्पीच भी नहीं हुआ, अभी तक नहीं है और रूल पहले रूल पढ़ना चाहिए, फिर आगे नारेबाजी करना चाहिए और संजय जी को अपने सदस्य को इस बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि क्या उन्हें अब किरेन रिजिजू से नियम सीखना पड़ेगा। आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम डीएसओ में पढ़ो? अरे इट इज माई राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। This is the rule book, and this rule book, what it says, you are insulting my member. हालांकि बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। संसद के मानसून सत्र को 14 दिन हो चुके हैं, मगर दोनों सदनों में राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर में छात्रों से हिंसा का मुद्दा गूंज रहा है। विपक्ष का साफ कहना है कि गृहमंत्री सदन में आकर छात्र हिंसा पर जवाब दे, तभी चर्चा होगी। जबकि सरकार का आरोप है कि विपक्ष सिर्फ छात्रों के नाम पर सियासत कर रहा है। साफ है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। अब सवाल यही है कि अगर ऐसे ही दोनों सदनों में हंगामा होता रहा तो चर्चा कैसे होगी। इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार के पास फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अगर कोई उपाय नहीं निकला तो पूरा मानसून सत्र यूं ही धुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे से ठीक पहले
नया सियासी संग्राम छिड़ चुका है। 8 अगस्त को राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए बुक की गई केपी कॉलेज मैदान की बुकिंग को अचानक ट्रस्ट ने रद्द कर दी। इसके बाद भी कांग्रेस ने ऐलान किया कि कार्यक्रम होकर रहेगा। प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। राहुल गांधी की गूंज पर ग्रहण, प्रोग्राम ग्राउंड की परमिशन कैंसिल। राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर सड़क से संसद तक सरकार को घेर रहे हैं, मगर यूपी में उनके प्रोग्राम छात्रों की गूंज पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि प्रयागराज के जिस केपी इंटर कॉलेज ग्राउंड में 8 अगस्त को कार्यक्रम होना था, उसकी अनुमति रद्द कर दी गई है, जबकि पहले इसकी इजाजत दी जा चुकी थी। राहुल गांधी के छात्र कार्यक्रम की अनुमति रद्द किए जाने पर यूपी से लेकर दिल्ली तक नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस नेता आक्रामक हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और यूपी सरकार राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल कराने की साजिश रच रही है। प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। डरते हैं राहुल गांधी से, संसद में भी नहीं आते राहुल गांधी के सामने, और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। करते रहे, इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे, ये कार्यक्रम होके रहेगा। अब कांग्रेस केपी ग्राउंड पर ही छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर अड़ी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज आएंगे और छात्रों से संवाद करके रहेंगे। ये जमीन किसी स्कूल कॉलेज की नहीं, ट्रस्ट की जमीन है, और ट्रस्ट का जो इनका वो था सारे पेपर है वो हम लोगों ने पूरी चीज कंप्लीट करके दिया, और ये स्पोर्ट्स का है, तो यहाँ तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चलती हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ शादी विवाह और वहाँ पर तमाम ऐसे आयोजन होते रहे हैं, अभी होते रहे हैं, उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। माननीय हाईकोर्ट के उसमें हवाला दे रहे हैं, ये साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से सरकार के दबाव में सारी चीजें की गई है। यहाँ पर भी पीछे हटने वाले नहीं, राहुल जी का 8 तारीख को कार्यक्रम हर हाल में करेंगे। हालांकि परमिशन देने में आधिकारिक तौर पर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कायस्थ पाठशाला यानी केपी ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष ने पहले ये मैदान राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए दिया था। उन्हीं ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर इसे रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के कार्यक्रम की वजह से 2 विद्यालयों के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। जो आउटडोर प्लेग्राउंड है वो बारिश के पानी से खराब हो जाएगा, जिसे ठीक करने में दिक्कत आएगी। ऐसे में बरसात के बाद छुट्टी के दिन की तारीख पर कार्यक्रम तय करें, तब मैदान दिया जाएगा। इससे पहले राजस्थान के कोटा और उत्तराखंड के देहरादून में राहुल गांधी का छात्र संवाद कार्यक्रम हो चुका है। प्रयागराज में भी कांग्रेस ने 1.5 लाख से ज्यादा छात्र युवाओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने का दावा किया था, मगर अब कार्यक्रम पर सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सर संचालक मोहन भागवत के छात्रों के संवाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रश्न है, और पहला प्रश्न ये है संवाद के बारे में। मैं तो बिलीव करता हूं दैट डायलॉग कैन सॉल्व एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम लोग बोलते हैं कि डायलॉग व्हेन इट फेल्स तो आंदोलन करना ज़रूरी है। और अभी हम लोग ने देखा थोड़े दिन पहले कि एक आंदोलन हुआ था। एंड लोकतंत्र में मैं ये मानता हूँ कि द 2 things are important. One is dialogue, second is आंदोलन. The idea is that आंदोलन only happens when dialogue fails. तो कई लोग ऐसे बोलते हैं और कई लोगों का मानना है कि भारत सरकार ने यदि पहले ही डायलॉग कर लिया होता, पहले ही जेन जी से बात कर ली होती, तो देन आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस पे आपका क्या राय है, एक। और दूसरा कि आंदोलन करना खराब है क्या? ये 2 प्रश्न है स्टार्ट में सर। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूँ, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहाँ से लेके आऊँगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूँगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी
कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड a consensus is evolved after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions. अब जेएनजी की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है। तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जेएनजी के बारे में, हम लोग जेएनजी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेएनजी, वो जेन अल्फा, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं तुमको न तो पूछने वाले, ऐसा होगा। लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा। तो ये बातें होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ये तरीका है। अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शब्द है शास्त्रार्थ। उसमें वाद और प्रतिवाद नहीं होता है, उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है। तो हम सब पहलुओं को देखते हैं और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का। तो वी गेट सो मेनी ओपिनियंस, इवन कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, दैट टुगेदर फॉर्म द टोटल व्यू ऑफ द ट्रुथ। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पिछले 13 दिनों से आपके सामने लगातार, ये झारखंड की तस्वीर है, रांची की तस्वीर है। रांची में जेपीएससी और जेएसएसएससी इन दोनों परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 13वां दिन आज है, लेकिन आंदोलन को लेकर छात्रों की जिद और जी न्यूज की जो मुहिम रही छात्रों के साथ मिलकर, उसके आगे झारखंड सरकार झुकी। सोरेन सरकार छात्रों के साथ बातचीत की टेबल पर आने को तैयार है। सरकार ने बातचीत के लिए 4 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी तैयार कर दिया, जो छात्रों से बातचीत करेगा और इस मुद्दे पर हल की तलाश करेगा। झारखंड की राजधानी का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और रांची के इस स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर पिछले 13 दिन से डटे सैकड़ों छात्र, जिन्हें मौसम की मार तो डिगा नहीं पाई, लेकिन छात्रों के दृढ़ निश्चय और इस आंदोलन को लेकर जी न्यूज की मुहिम के बाद सोरेन सरकार जरूर हरकत में आई और छात्रों से बातचीत के लिए कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है वो इसी से प्रदर्शित हो रहा है। कहीं सरकार की ओर से कोई अवरोध नहीं है, और जिसका परिणाम ये है कि उन्होंने मंत्रिमंडल सदस्यों की एक टीम भी गठित की है, जो छात्रों से वार्ता वो टीम करेगी। आपको बता दें कि सोरेन सरकार की तरफ से 4 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, श्रम एवं परिवहन मंत्री संजय प्रसाद यादव और एसटी, एससी और ओबीसी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा शामिल हैं। अपने दृढ़ निश्चय और जी न्यूज की मुहिम का साथ मिलने के बाद इन छात्रों ने सोरेन सरकार को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। छात्रों ने भी सरकार से मीटिंग के लिए 11 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, जिसमें 8 छात्र, 2 तकनीकी जानकार और 1 वकील शामिल हैं। हम इस वक्त रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में हैं और जो जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा गड़बड़ी के मामले को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन का आज 13वां दिन है। आप लोग अब बातचीत के लिए कब जा रहे हैं, कितने बजे से तैयारी हुई है? आज हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएंगे बातचीत करने के लिए, लेकिन एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी पहल भी करते हैं और दूसरी तरफ बयान देते हैं मीडिया में कि
छात्र किसी का बहकावे में चल रहे हैं इस तरह, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थिति को आकर के धरना प्रदर्शन स्थल पर समझना चाहिए। छात्रों की भूख हड़ताल और जी न्यूज की मुहिम के असर से इस मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जेपीएससी चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है, मुख्य परीक्षा टाल दी गई है, मामले की सीआईडी जांच जारी है। साथ ही इस आंदोलन को कई संगठनों और नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। बिना वार्ता किए ही ये 3 डिमांड पूरी हो सकती थी। मैं तो झारखंड के आंदोलनकारी जितने भी युवा हैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा कि उन्होंने देश को एक आदर्श लोकतांत्रिक पद्धति से कैसे अपनी बात को रखा जाता है, देश को उन्होंने दिखा दिया। रांची में छात्र नेता देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद फिलहाल पानी पीना शुरू कर दिया है, लेकिन उनका अनशन और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सीबीआई जांच, ओएमआर शीट में ई विकल्प और उम्र सीमा में छूट जैसी उनकी 8 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हो जाती। अभी भी भूख हड़ताल जारी है, अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होगी। साथ ही साथ झारखंड के समस्त स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। सरकार से आज वार्ता होना है, इधर से भी जाएंगे स्टूडेंट्स और उधर से भी जाएंगे और सामूहिक वार्ता होगी। वहीं झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन आज जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्र आंदोलन के मुद्दे पर सदन में जबरदस्त हंगामा भी हुआ। बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और युवाओं के रोजगार और पेपर लीक मामले पर तुरंत चर्चा कराने की मांग को लेकर सदन के बेल में आ गए। विपक्ष के भारी शोर शराबे और लगातार हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी। और मैं आपको दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद घमासान की तस्वीर दिखाता हूं। मेरे पीछे हालांकि कुछ तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरा सी बारिश होती है उसके बाद नजर आती हैं डूबी हुई सड़कें और घंटों लंबा जाम। अब इस साइबर सिटी की स्याह पहचान यही 2 चीजें बन चुकी हैं। आज फिर सुबह वही हुआ, बारिश हुई और इसी हाईटेक सिटी के लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर होना पड़ा। गुरुग्राम आज एक बार फिर से डूब गया। आज एक बार फिर से फेल हो गई साइबर सिटी। पानी में एक बार फिर से बह गए गुरुग्राम के तमाम इंतजाम। बारिश ने लगा दी साइबर सिटी में फ्लड इमरजेंसी। साइबर सिटी गुरुग्राम की ये तस्वीरें यहाँ के जिम्मेदार लोगों को यकीनन शर्मिंदा करने वाली हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हर मॉनसून में गुरुग्राम इसी तरह की स्थिति का सामना करने को मजबूर हो जाता है। बारिश में देश का सबसे महंगा शहर ऐसे डूबता है क्या? गुरुग्राम में बीती रात से ही धीमी धीमी बारिश शुरू हो चुकी थी और बारिश का पानी सड़कों पर जमा होता चला गया। जैसे ही लोगों के दफ्तर जाने की बारी आई, गुरुग्राम पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी और कहा कि लगातार हो रही अत्यधिक वर्षा के कारण गुरुग्राम की कई सड़कों और चौराहों पर जलभराव और यातायात जाम की स्थिति बन सकती है। सभी कॉर्पोरेट संस्थानों और निजी दफ्तरों से आग्रह करती है कि आज अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें। देश ही नहीं, दुनिया की तमाम कंपनियों के दफ्तर गुरुग्राम में मौजूद हैं और पुलिस की एडवाइजरी की अनदेखी कैसे की जा सकती है भला? हालांकि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस सड़क पर मौजूद है और जाम लगने वाले कुछ पॉइंट्स पर एक्स्ट्रा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरी ना हो तो आज अपनी कार ना निकालें। सुबह सुबह ही गुरुग्राम में मेदांता से सेक्टर 15 के बीच बने अंडरपास में पानी भर गया। पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने की तस्वीरें भी सामने आई। सुबह 11 बजे तक ही अंडरपास से कई फीट तक पानी भर चुका था। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ बेहाल गुरुग्राम की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ हैं वो आंकड़े जो गुरुग्राम के कर्ता धर्ताओं से सवाल पूछ रहे हैं। गुरुग्राम की प्रति व्यक्ति आय 9,05,000 रुपए है। गुरुग्राम हरियाणा की जीडीपी में लगभग 60% का योगदान देता है। गुरुग्राम हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। यही नहीं, यहाँ 85 करोड़ रुपए तक का एक फ्लैट बिक चुका है। और अब बात पाकिस्तान की, जहां पिछले 3 सालों से जेल में बंद इमरान खान को लेकर के हंगामा। पूरे पाकिस्तान में गजब का गुस्सा है, सड़कों पर संग्राम। एक रिपोर्ट दिखाता हूं। 36 महीने से जेल में बंद इमरान के लिए कराची में उमड़ा जनसैलाब। ये कराची की सड़क है जो पूरे दिन इमरान की रिहाई की मांग वाले नारों से गूंजती रही। पूरे दिन
पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के जुल्मों के खिलाफ नारे गूंजते रहे। शाम ढलने के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे इमरान समर्थक हाथों में मोबाइल का टॉर्च ऑन कर कराची की सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान में 5 अगस्त से ही इमरान खान की रिहाई के लिए जन आंदोलन जारी है। क्या दिन क्या रात, 5 अगस्त को इमरान को जेल में बंद किए हुए 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक शहबाज और मुनीर के शासन में न तो उनके मुकदमों की सुनवाई पूरी हुई और न ही इंसाफ मिला। रावलपिंडी में प्रदर्शनकारी जब अदियाला जेल की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठियां तक बरसाई। इस दौरान पंजाब और सिंध प्रांतों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। Brought to you by MDH मसाले।